हेलो फ्रेंड्स, 50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिसमें 50 क्वेश्चन के सीरीज में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के हर सब्जेक्ट से आपको जोड़ कर रखते हैं और हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन को देने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन का लेवल इस स्तर पर रखते हैं कि आपको बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार सिविल कोर्ट 7वां चरण शिक्षक भर्ती का एग्जाम क्यों ना हो, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम क्यों ना हो, अभी हाल में चल रहा है एमटीएस का एग्जाम क्यों ना हो, सीएचएसएल का एग्जाम या तो सीजीएल का एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग, हर एक कंपटीशन के क्षेत्र से हम आपको जोड़ के रखते हैं। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से, जीके जीएस के हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देते हैं और हर एक सब्जेक्ट से आपको जोड़कर रखने का यही कारण होता है कि आगामी एग्जाम्स का जो भी कंपटीशन एग्जाम का एग्जाम होगा, उसके एग्जाम के बाद आप रिजल्ट के पीछे न रह जाए, इसके लिए ये फुल कलेक्शन जो क्वेश्चन का है, आपको 50 क्वेश्चन में हम आपको बांध के रखे हुए रहते हैं और सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करने का कोशिश करते हैं। कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड करने का पूरा कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, 112वां नंबर ये सेट प्रैक्टिस चल रहा है। इसके पहले का 111 नंबर सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ भी अगर आपको लेना है, निश्चित तौर पर अगर आप तैयारी करते हैं, अच्छा लेवल का तैयारी करते हैं और आपका रिजल्ट भी होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है या रिजल्ट अभी नहीं भी हो रहा, फिर भी आपके लिए सेट प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण होगा। 111 नंबर तक के सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ले लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर जुड़ने में कोई कठिनाई होती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर देंगे, वहां से जुड़कर आप पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ लेना इसलिए जरूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हर लेवल का क्वेश्चन इसमें हम डाले हुए हैं और आगामी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल आपको हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर केसरिया कंप्यूटर क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे और अगर ऐसा आपको लगता है कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है और आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नए होने पर जरूर कर लीजिएगा। और ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है, तो आप इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए खूब मेहनत से एनसीईआरटी को क्वेश्चन को ढूंढ के और उसका एनालिसिस को ढूंढ के आपके लिए तैयार करते हैं और त्रुटिहीन क्वेश्चन को, त्रुटिहीन ऑप्शन को, त्रुटिहीन एनालिसिस को रखने का पूरा कोशिश आपके सामने करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 112 नंबर से प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान के संदर्भ में 2 कथन आपको दिया हुआ है और दोनों कथन में कौन सा कथन आपका सही है चुनना है आपको। कथन और ग्रुपिंग आंसर के रूप में आपको क्वेश्चन इस ओर भी हम आपको धीरे धीरे ले चलेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आपको हो। हालांकि क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन कथन देके थोड़ा क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाता है, जो कि आजकल के हर एक एग्जाम का एक ट्रेंडिंग चल गया है। तो हम इस लेवल में भी क्वेश्चन को बनाने का पूरा कोशिश करेंगे और आपको रिवीजन करवाने का पूरा कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम जो आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, ये थोड़ा सा मेहनत आप अपने लिए कर दीजिएगा तो आगामी एग्जाम के लिए निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। पहला कथन है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। दूसरा है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। जरा देखिए एनालिसिस को, यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान है वे लोकतांत्रिक है। जैसे कि चीन और वेनेजुएला जैसे देश देख लीजिए, इनके पास एक निश्चित अपना संविधान है लेकिन फिर भी ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो कथन 1 जो है वो पूरी तरीका से आपका जो है, कथन 1 वो पूरी तरीका से आपका गलत हो जाएगा। क्लियर, कथन 1 गलत हो जाएगा। दूसरा कथन में चलते हैं। संविधान उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। कहने का मतलब संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप को निर्धारण करने का कार्य करता है। कथन 2 बिल्कुल सही है, तो कथन 2 ही केवल सही आपका हुआ, अतः आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था। हरित क्रांति का उद्भव पहले देख लेते हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी के दशक में विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। इसका पहला प्रयोग मैक्सिको में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव मैक्सिको में और भारतीय उपमहाद्वीप में भी देखी गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति 2 चरण में संपन्न हुई थी। पहला 1967 से 1968 ईस्वी में और दूसरा 1977 से 1978 ईस्वी में।
और इन दोनों अवधि के दौरान जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो ध्यान रखेंगे भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी में पहले रखा जाता था, लेकिन दोनों चरण में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उसके बाद खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर भारत को विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तन कर दिया गया। ध्यान रखेंगे भारत में हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिला था। इन क्षेत्र के किसान काफी संपन्न थे और हरित क्रांति में प्रयोग किया जाने वाला जो नया तकनीक था वो काफी महंगा था, जो कि इसका वहन करने के लिए यहाँ के किसान काफी उपयुक्त थे। अतः इन किसानों के द्वारा आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया गया, यानी नए मशीनों का प्रयोग किया गया। किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे और फसल लगाने के लिए कई सारे नवीनतम मशीन को खरीदे, जिसके कारण से खाद्यान्न में तेजी आई। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो था वहां पर हरित क्रांति, ध्यान रखेंगे, ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध ऑप्शन में पढ़ेंगे रोजगार सृजन करने के लिए, वित्तीय समावेश के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए और सार्वजनिक वितरण के लिए। ये चारों आपका सही है जीविका के बारे में, तो ऑप्शन ई सही जाएगा। इनमें से सभी जीविका के बारे में बिल्कुल सही है। अब जीविका के बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं जो जानना बहुत जरूरी है। जीविका मतलब है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट। बिहार सरकार का बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के रूप में इसे जाना जाता है जीविका को। ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय या परियोजना है जीविका। यह बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी BRLPS के माध्यम से विश्व बैंक की सहायता से BRLP यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा है, जिसे स्थानीय रूप से जीविका के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीविका की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्व प्रबंधित सामुदायिक संस्थान बनाकर और स्थायी जीविका के माध्यम से आय में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना, साथ ही रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो आपका सभी का सही आंसर सभी हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यह परियोजना सामुदायिक संस्थानों, इसके संघ और उत्पादक समुदाय के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देकर बिहार के लगभग 15 लाख गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह मौर्य नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति का विस्तृत वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है। दूसरा ऑप्शन है चरक ने कनिष्क कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के दरबार के ये चिकित्सक थे, दरबारी चिकित्सक हुआ करते थे चरक, जिन्होंने चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना किया था। ध्यान दीजिएगा, डायमेकस की बात करें तो सीरियन नरेश एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत था डायमेकस, जो मौर्य नरेश बिंदुसार के दरबार में आया था। इन्होंने भी मौर्यकालीन समाज के बारे में चर्चा किया है। विष्णुगुप्त या चाणक्य या फिर कौटिल्य के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री दोनों थे। इन्होंने मौर्यकालीन राजनीति पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किया। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश कर जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बाष्पोत्सर्जन, अंतःस्यंदन, पराशरण तथा भस्मीकरण। अंतःस्यंदन यह प्रक्रिया होता है जो भूमि के अंदर वर्षा का जल रिसकर प्रवेश करता है, इसे ही अंतःस्यंदन कहा जाता है। अब इस अंतःस्यंदन को परिभाषित किसने किया? तो हर्टन नामक विद्वान के द्वारा इसे परिभाषित किया गया था। इन्होंने कहा था कि वह प्रक्रिया है अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन, जिसके द्वारा वर्षा का जल रिसकर भूमि में प्रवेश कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतःस्यंदन दर के कारण, वह दर होता है जो मृदा में जल के प्रवेश कर सकने की अधिकतम दर को निर्धारित करता है। यह दर समय के साथ साथ उस स्थान की स्थिति में भी परिवर्तन लाता है। बाष्पोत्सर्जन की बात करें यानी ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन को पेड़ पौधे का आवश्यक अभिस्राव भी कहा जाता है। बाष्पोत्सर्जन जो होता है वह क्रिया होता है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे प्ररोह आदि के द्वारा आंतरिक उत्तकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। अब इसे पादप का आवश्यक अभिस्राव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनावश्यक जो जल होता है उसके कारण से भी पौधे मर जाते हैं, और जब आवश्यकता से अधिक पौधे जब जल को बाहर शरीर से निकाल लेता है तो पौधे सूख जाते हैं। तो दोनों ही प्रक्रिया, अगर ज्यादा बाष्पोत्सर्जन हो गया वो भी बेकार है, कम बाष्पोत्सर्जन हुआ वो भी बेकार है, इसलिए इसे आवश्यक अभिस्राव कहा जाता है। परासरण यानी ऑस्मोसिस क्या है? तो दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाले एक विशेष प्रकार के विषम क्रिया होता है
जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, जिसमें विलायक के अणु या कण कम सांद्रता वाले विलायक से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। इसे परासरण यानी ऑस्मोसिस कहा जाता है। भस्मीकरण तो अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों में निहित कार्बनिक पदार्थों का दहन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमावों से विशेषित होता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम आपको इस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 50 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। आप इसका पीडीएफ जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है। वहां पर जुड़ने का फायदा ये आपको मिल सकता है कि एनसीईआरटी बेस्ड कलेक्शन भी आपको हर एक सब्जेक्ट का हम पीडीएफ पर अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा आगामी एग्जाम जो भी रहता है उसके लिए भी क्वेश्चन को अवेलेबल एक कलेक्शन के रूप में करवाते हैं, ताकि आप एक 200, 400 या 500 क्वेश्चन का एक सीरीज होता है जिसमें एक अनुमानित क्वेश्चन को हम डालते हैं उस एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम आने वाला होता है। तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां से जुड़ जाइएगा और इसका भी पीडीएफ ले लीजिएगा और बाकियों का 111 नंबर से प्रैक्टिस तक का भी पीडीएफ आप ले लीजिएगा। और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है कौन सा भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमावों से विश्लेषित है? यानी अभिनव जमाव, नया जो जमाव हुआ है वो शिला का, चट्टानों का, जिसके कारण भौमिकीय काल का निर्माण हुआ है, नया भूमि का निर्माण हुआ है शिलाओं के जमाव के कारण। तो 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, इओसीन काल, होलीसीन काल, मायोसीन काल या प्लीस्टोसीन काल। तो होलीसीन काल जो है, ध्यान रखिएगा, ये नवीनतम काल है, सबसे नवीनतम काल है। और इस होलीसीन इपॉक या न्यूनतम युग जिसे कहा जाता है, यह भूवैज्ञानिक युग है जो अत्यंत न्यूनतम युग के पश्चात आरंभ हुआ था। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान युग होलीसीन इपॉक ही है। वर्तमान समय में जो चल रहा है वो होलोसीन इपॉक ही है। मौजूदा इपॉक का नाम होलोसीन इपॉक रखा गया है। यह 11,700 साल पहले शुरू हुआ था, वर्तमान समय तक चल रहा है। इस होलोसीन इपॉक को 3 अलग अलग कालों में बांट दिया गया है। एक अपर एज, दूसरा है मिडिल एज और तीसरा लोअर एज। इसमें तीसरे यानी लोअर काल को मेघालयन नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो होलीसीन काल है, इस काल में ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा आग्नेय तथा बहिर्वर्ती शक्तियों द्वारा जलोढ़, हिमोड़ तथा लोयस मृदा का जमाव ज्यादातर होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में ऊर्जा सहयोग के लिए बिम्स्टेक केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2023 में किया जाएगा? तो भारत में बिम्स्टेक केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2023 में ऊर्जा सहयोग के लिए किया जा रहा है। बिम्स्टेक का पूरा रूप ध्यान देंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है तथा इसके सदस्य देश जो है वो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल है। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव भूटान के तेंजिंग लेकफेल है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में किया गया था तथा इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश की राजधानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान आपको करना है। 3 कथन आपको दिया हुआ है। पहला कथन है, डॉक्टर BKR राव स्वतंत्रता से पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। यह बात बिल्कुल गलत है। स्वतंत्रता के पहले राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नेहरू के द्वारा सन 1867 से 68 ईस्वी में लगाया गया था। दूसरा कथन पढ़ते हैं, तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की थी। यह बात बिल्कुल है। 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति किया गया था स्वतंत्रता के तुरंत बाद। तीसरा ऑप्शन है, डॉक्टर BKR राव को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये गलत है। जब राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 ईस्वी में, तो उसके अध्यक्ष प्रोफेसर PC महालनोबिस को और प्रोफेसर DR गॉडगिल को बनाया गया था उसके अध्यक्ष। क्लियर? हालांकि ध्यान दिया जाए, 1867 से 68 में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दादा भाई नेहरू ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय को वैज्ञानिक आधार 1934 ईस्वी में BKR राव के द्वारा दिया गया था, जो 1925 से लेकर 1929 ईस्वी में एक निबंध प्रकाशित किया था और उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। अतः यही कारण है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक BKR राव को जाना जाता है। क्लियर? तो सही आंसर जो आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपको सही आंसर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है
वो ओजोन परत से संरक्षण, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल हुआ था सन 16 सितंबर 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अब यह कनाडा के मॉन्ट्रियल में यह समझौता हुआ था जिसमें विश्व के बहुत सारे देश, विश्व के लगभग देश इसमें समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान दीजिएगा, ओजोन धीरे धीरे मानव निर्मित रसायनों द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिन्हें ओजोन घटाने वाला पदार्थ ओडीएस यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है। और इस ओडीएस पदार्थ के रूप में, सब्सटेंस के रूप में CFC, HCFC, हेलोन मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं को पराबैंगनी किरण से रक्षा कर लेता है, जिससे होने वाले खतरनाक कैंसर रोग से बचाव हो जाता है। क्लियर। भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार यानी भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जून 1992 ईस्वी में किया था। ध्यान दीजिएगा, 16 सितंबर 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 1989 ईस्वी को किया गया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय की बात करें, थीम की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, कौन सा कथन आपका सही है गेहूं और जौ के बारे में? तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाया गया था, यानी इन्हीं फसलों की शुरुआत उपजाने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है कथन 1। दूसरा, इन फसलों के उपजाने के क्षेत्र हिमालय और विंध्य पहाड़ियां थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गेहूं सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाने का आरंभ लगभग 8000 ईसा पूर्व में किया था, ये तो कथन बिल्कुल सही है। सबसे पहला उत्पादन, सबसे पहला कृषि गेहूं और जौ ही था, तो कथन 1 सही है। लेकिन दूसरा कथन जो है, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य पहाड़ियां नहीं थी, बल्कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ी वाला क्षेत्र था। क्लियर। तो कथन 2 जो है वो गलत हो गया इस आधार पर। ध्यान दीजिए कि गेहूं और जौ के उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से भी प्राप्त होता है। नवीनतम तथ्यों के अनुसार अगर देखा जाए या नवीनतम खोजों के अनुसार अगर देखा जाए तो चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं, और ये साक्ष्य लगभग 9000 से लेकर 8000 वर्ष पूर्व के हैं। क्लियर। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी की बात करें तो यहाँ भी कुछ अन्य कृषि का विकास हुआ था, लेकिन गेहूं और जौ का विकास यहाँ नहीं हुआ था। तो कथन केवल जो है वो 1 आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन चीजों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है? 4 चीजें दिया हुआ है, श्रम, भूमि, मानव पूंजी और भौतिकी पूंजी। तो वस्तु और सेवा के उत्पादन करने के लिए श्रम की भी जरूरत पड़ती है, भूमि की भी जरूरत पड़ती है और मानव पूंजी तथा भौतिक पूंजी की भी जरूरत पड़ती है। तो सभी उपर्युक्त सभी जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देख लेते हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज की आवश्यकता निश्चित तौर पर होती है। पहली आवश्यकता क्या है? तो भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज, ये पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है और चौथी आवश्यकता के रूप में मानव पूंजी को लिया गया है। मानव पूंजी किसको कहेंगे? तो स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ कार्य करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान एवं उद्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसे ही मानव पूंजी कहा जाता है। क्लियर। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रम, भूमि, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ओमान की खाड़ी में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के पहले संस्करण का प्रतीक है? तो पहले संस्करण का प्रतीक में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात है, जो ओमान की खाड़ी में तीनों नौसेनाओं के बीच, तीनों देशों के नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें से भारत का INS सर्कस, फ्रांसीसी जहाज सरकॉफ, हेलीकॉप्टर, फ्रेंच राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के समुद्री गश्ती विमान को भी शामिल किया गया है। इस अभ्यास में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने हेतु कर्मियों का क्रॉस पोतारोहण भी शामिल किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है तीनों देशों के नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में कायस्थ शब्द की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है, लेकिन जाति के रूप में कायस्थों की चर्चा ओशनम स्मृति में मिलती है। ये बात ध्यान रखेंगे। इस जाति के लोग यानी कायस्थ जाति के लोग भूमि तथा राजस्व संबंधी कार्यों का हिसाब किताब रखने का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो न्यायिक समीक्षा जो है उसे क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। न्यायिक समीक्षा जो है वो विधि के द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया होता है जो एक अदालती कार्यवाही है, जिसमें एक न्यायाधीश किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा किए गए निर्णय या कार्यवाही की वैधता की समीक्षा करते हैं कि यह वैध है या नहीं है। क्लियर? यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है तथा यह अवधारणा जापान से ली गई है। यानी न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारतीय संविधान में जापान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। यह बात बिल्कुल ही सही है। दूसरा कथन है, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। यह भी बात बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे दूसरे कथन के बारे में कि संविधान सभा का गठन तो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था और यहाँ दिया हुआ है दिसंबर 1946 ईस्वी, तो ये तो गलत हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं एनालिसिस पर और समझाते हैं आपको। 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अतः कथन एक तो सही हो गया, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है। कथन दूसरा चलते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन संस्तुति के आधार पर किया गया था। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन संविधान सभा का विकास का चरण 3 चरण में संपन्न हुआ। पहला चरण 6 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर 14 अगस्त 1947 ईस्वी तक चला और संविधान सभा के इस निर्माण के इस चरण में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा संविधान प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संविधान सभा के विकास का दूसरा चरण की शुरुआत होता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी से और यह चलता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। संविधान सभा के निर्माण का या विकास का तीसरा चरण 27 नवंबर 1949 ईस्वी से मार्च 1952 ईस्वी तक चला, जब तक का आम लोकसभा चुनाव नहीं हो गया या संसद का विकास नहीं हो गया। क्लियर? इस आधार पर संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया। बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। तो अब आपसे पूछता है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें दोनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी न तो कथन 1 असत्य है और न ही कथन 2 असत्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कुल कोषों की संख्या 2 है। कैसे, जरा समझिएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास -2p2 होता है। क्लियर? अब यह कितने कक्षा में बटा हुआ है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितने कक्षा में? 1 कक्षा और ये दूसरा कक्षा। क्लियर? तो जिस तत्व में जितनी कक्षा होती है उसके कोषों की संख्या भी उतनी ही होती है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन जो है वो एक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का एवं 14वें वर्ग का तथा पी ब्लॉक का तत्व होता है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, दूसरा अक्रिस्टलीय फॉर्म में। क्रिस्टलीय फॉर्म वाला जो कार्बन का अपरूप होता है वो हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन और फ्लोरीन होता है, जबकि अक्रिस्टलीय फॉर्म वाला अपरूप जो कार्बन का होता है वो कोयला, चारकोल, कोक और कागज होता है। तो सही आंसर जो आपका जाएगा इसमें वो आपका ऑप्शन नंबर डी 2 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अब देखेंगे, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। क्लियर? मोठ की मस्जिद का निर्माण किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। क्लियर है? झंझरी मस्जिद का निर्माण किया गया था इब्राहिम लोदी के द्वारा। 1000 सितून महल यानी 1000 खंभा महल का निर्माण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्लियर है? सही आंसर आपका जाएगा 3, 1, 2, 5, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने सीखो और कमाओ योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत किया गया है। यह कैसी योजना है, जरा समझिएगा। तो यह युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है तथा इस योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। सीखो और कमाओ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है
कि युवाओं को सीखने के कौशल के साथ साथ 8,000 से 10,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित इसमें से नहीं है? तो देखेंगे, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जो दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है या मेरियाना खाई के नाम से जाना जाता है। इसकी गहराई 11,034 मीटर है। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। सुंदा गर्त जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, न कि प्रशांत महासागर में। इसके अलावा एल्यूशियन गर्त जो है वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लियर? सुंदा गर्त हिंद महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 7407 मीटर है। एटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त की बात करें तो प्यूरिको गर्त है, जिसकी गहराई 8385 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण में स्थित सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो मगध के नाम से प्राचीन क्षेत्र में जाना जाता था। जो गंगा की सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र था, जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपदों में एक थी। इसकी राजधानी गृहब्रज या राजगृह थी। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की बात करें तो 600 ईस्वी पूर्व शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जिसका राज्यकाल 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 452 ईसा पूर्व तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? रंध्र, स्टोमाटा। स्टोमाटा यानी रंध्र जो होता है वो पौधे में गैसियस एक्सचेंज के लिए काफी उत्तरदायी होता है। अब यह रंध्र यानी स्टोमाटा होता क्या है? तो ये पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसे ही रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। इसकी समस्त कोशिकाएं जीवित होती है, यानी रंध्र में पाए जाने वाली जो समस्त कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है। रंध्र का काम होता है कि ऑक्सीजन का उपयोग जो लिया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, वह पत्तियों में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने के लिए किया जाता है। स्टोमाटा में पाई जाने वाली कोशिकाएं हरितलवक यानी क्लोरोप्लास्ट, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट तथा केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 पेडेंट की मेजबानी करेगा? 27 वर्षों के बाद, क्योंकि इसके पहले भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 1996 ईस्वी में हुई थी और इस वर्ष 2023 ईस्वी में हो रहा है, तो 27 वर्ष के बाद आयोजित किया जा रहा है। ध्यान देंगे, यह आयोजन का 71वां आयोजन होगा जो भारत में आयोजित किया जाएगा 2023 में। ध्यान दीजिएगा, भारत 71वें मिस वर्ल्ड 2023 के साथ खुली बाहों से दुनिया का स्वागत करने और देश की सभ्यता, सुंदरता और प्रगतिशील भावना को प्रदर्शित करने की तैयारी कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों के प्रतियोगी शामिल होंगे। भारत इसके पहले 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है। रीता फारिया की बात करें तो 1966 ईस्वी में पहली बार भारत की महिला थी, पहली भारत की महिला रीता फारिया थी जो 1966 ईस्वी में खिताब को जीती थी, यानी मिस वर्ल्ड के खिताब को जीती थी। वर्तमान समय का मिस वर्ल्ड जो है वो कैरोलिना बिलावस का है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ जूलिया मार्ले है। सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी, वाराणसी में किया था। क्लियर? 1792 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना के बाद इसके विरोध में ही बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1792 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को किसकी विधिक घोषणा करनी जरूरी होती है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एक नया घोषणा तंत्र लागू किया गया था, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को पूर्ण प्रकटीकरण यानी स्वयं प्रकट रहते हुए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना बहुत ही आवश्यक था। और यह घोषणा पत्र 3 रूपों में था। पहला था, उम्मीदवार के खिलाफ सक्रिय गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी के साथ प्रकटीकरण की घोषणा करना जरूरी है। दूसरा था, उम्मीदवार और इसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। और तीसरा है, शिक्षा के मामले में योग्यता की जानकारी उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी है। क्लियर? ये तीनों ही घोषणा पत्र को पूर्ण प्रकटीकरण के साथ उपस्थित करना बहुत जरूरी था। तो आपका ऑप्शन में कथन की ओर चलते हैं तो उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। उम्मीदवार की परिसंपत्तियों और देयताओं की जानकारी किंतु उसके परिवार की नहीं, उसके परिवार की भी जरूरी है। क्लियर? तो कथन 2 गलत हो जाएगा। उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यताएं ये भी देना बहुत जरूरी है घोषणा पत्र के अंतर्गत। क्लियर? तो 1 और 3 आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बैंकों को प्रीपेड फॉरेक्स रुपए कार्ड जारी करने की अनुमति देता है? वो है आरबीआई। आरबीआई जो है वो बैंकों को
के लिए उपयोगी रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दी है, जिसे विदेशी यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए भुगतान विकल्पों का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः किसको और किसकी दिशा को निरूपित करते हैं? तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा को और तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता है। आप ध्यान रखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को बताने के लिए किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्य बाएं इस प्रकार समकोणित अवस्था में फैलाया जाए कि यह उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो जाए, तो ऐसे स्थिति में नाम याद रखेंगे। आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम याद रखते करते हैं, एक नाम याद रखिएगा एफबीआई यानी फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो एफ जो हो जाएगा अंगूठा, जो सबसे ऊपर में होगा अंगूठा हो जाएगा, बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, बी इंडिकेट करता है चुंबकीय क्षेत्र को, और आई विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। तो अंगूठा जो होगा वो चुंबकीय बल की दिशा को इंडिकेट करेगा, बी यानी तर्जनी जो होगा वह चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करेगा, और मध्यमा उंगली जो होगा वो विद्युत धारा को इंडिकेट करेगा, आई को इंडिकेट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित अस्थायी समिति की संख्या कितनी है? तो भारतीय संसद में कुल अस्थायी समितियों की संख्या 24 है। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद समिति को दो भाग में बांटा गया है, एक अस्थायी समिति और दूसरा तदर्थ समिति। एक अस्थायी समिति और दूसरा तदर्थ समिति, जिसमें से अस्थायी समिति 24 विभागीय अस्थायी समिति है, जिसमें लोकसभा के अधीन 16 और राज्यसभा के अधीन 8 अस्थायी समिति है। क्लियर? और इन सभी अस्थायी समिति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के क्रम में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के कुछ अस्थायी समिति की बात कर लेते हैं तो कृषि संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति, रेलवे संबंधी समिति, जल संसाधन समिति, रक्षा संबंधी समिति को शामिल किया जाता है। जबकि राज्यसभा के अधीन कुछ अस्थायी समिति है, वाणिज्य संबंधी समिति, गृह मामलों संबंधी समिति, उद्योग संबंधी समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति को शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां कहाँ स्थित है? तो भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन रेखा चित्र को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? IBM कंपनी के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसे विकसित किया गया है सन 1987 ईस्वी में। क्लियर? ये भी आपको कई बार क्वेश्चन में पूछता है, VGA का पूरा रूप क्या होता है? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, जो रंगीन रेखा चित्र को प्रदर्शित करता है, और इसे किसके द्वारा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन के द्वारा 1987 ईस्वी में विकसित किया गया था। अब देखेंगे VGA होता क्या है। यह एनालॉग संकेत का उपयोग करता है, जो निम्न विभेदन का उपयोग करने और स्क्रीन पर निम्न गुणवत्ता प्रदर्शित करने की क्षमता को इंडिकेट करता है। क्लियर? मौखिक क्या है? तो मौखिक वैक्तिक संगणकों का एक परिवार है, जिसे 1984 ईस्वी में एप्पल इंक के द्वारा निर्मित किया गया था तथा वर्तमान समय में बेचा भी जाता है। क्लियर? IBM की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है और इसका मुख्यालय आर्मोंट, न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। एप्पल की बात करें तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना अप्रैल 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्कों में मूत्र निर्माण में शामिल की गई 3 प्रक्रिया है और तीनों का सही क्रम आपको बताना है। तो वृक्क के नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण जो होता है, उसके तहत 3 प्रोसेस होता है। पहले प्रोसेस के तहत परानिश्चंदन आता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विधि आता है। इसमें होता क्या है कि रुधिर से बोमेन संपुट के ग्लोमेरुलर निश्चंदन के द्वारा यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज तथा अनेक अन्य लवण रक्त से बाहर निचोड़कर निकाल लिया जाता है। परानिश्चंदन इसे कहा जाता है। यह पहला प्रोसेस होता है मूत्र निर्माण का। क्लियर? दूसरा प्रोसेस चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है, यानी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होता है, जिसमें जल में उत्सर्जित ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन द्वारा पुनः ग्लूकोज या विटामिन, एमिनो एसिड आदि रुधिर में पहुंचा दिया जाता है वापस। क्लियर? तीसरा चरण होता है बाह्यकीय स्रावन यानी ट्यूबुलर सेक्रीशन। इसमें रुधिर में उत्सर्जित पदार्थों को सक्रिय विषण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी 3 प्रक्रिया, परानिश्चंदन पहला, दूसरा चयनात्मक पुनः अवशोषण और तीसरा बाह्यकीय श्वसन होता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चंदन की प्रक्रिया, उसके बाद चयनात्मक पुनः अवशोषण और उसके बाद निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक मंडल की स्थापना। अब इसमें 2 क्वेश्चन देखेंगे, सत्य शोधक मंडल और सत्य शोधक समाज। कोई अंतर नहीं है,
सत्य शोधक मंडल की भी स्थापना ज्योतिबा फूले, वही है सत्य शोधक समाज। क्लियर। ज्योतिबा फूले के द्वारा बंबई में 1873 ईस्वी में किया गया था। इस समाज का मुख्य उद्देश्य जो था वो ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना मुख्य उद्देश्य था। ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक की भी रचना किया गया था। आप ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भ्रंशस घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, कावेरी और स्वर्णरेखा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है तथा यह विंध्याचल एवं सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी होती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की श्रेणी होती है तथा यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई एस्चुरी बनाती हुई अरब की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा श्रेणी है तथा यह प्रायद्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो इसका उद्गम रांची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है तथा यह पूर्व की ओर प्रवाहित हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के कोडगु जनपद के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में स्थित है तथा यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से प्रवाहित होती हुई आंध्र प्रदेश के कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन एक्ट जब बना तो ये 14 राज्य भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद थे। ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी को पास किया गया था, यानी पारित किया गया था संसद के द्वारा। इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, राज्यों को भाषाई आधार पर अलग किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था तथा इनके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर थे। बात दरअसल ये है कि 1993 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने के लिए वहां के लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया तथा आंदोलन के नेता पोटी श्रीरामुल्लू थे और इस आंदोलन के तहत भूख हड़ताल के कारण पोटी श्रीरामुल्लू की मृत्यु हो गई तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषाई आधार पर कर दिया गया था, जिसकी राजधानी कुर्नूल बनाई गई थी। वर्तमान समय की बात करें तो 28 राज्य है भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़की में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित होता है? केवल लड़की में। किशोरावस्था में तो वैसे बहुत परिवर्तन होता है लड़का और लड़की में, लेकिन इसमें से केवल लड़की में पूछता है। ऑप्शन आपके पास है, इनकी दिखावट के प्रति सचेतता, दूसरा और है शरीर के विभिन्न हिस्सों में बालों का आना, ये तो लड़का में होता है, क्लियर, ये तो होगा नहीं। और उनकी दिखावट के प्रति सचेतता ये लड़का लड़की दोनों में होता है, तो ये भी नहीं होगा। केवल लड़की के बारे में पूछा। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होना, ये केवल लड़कियों में लैंगिक जनन, किशोरावस्था में लैंगिक जनन के फलस्वरूप होता है। ध्यान देंगे, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसमें स्तन ग्रंथि में वृद्धि जैसे परिवर्तन केवल लड़की में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित होता है। मादा के जनन ग्रंथि से, यानी महिलाओं के जनन ग्रंथि से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है, जिसका अलग अलग काम होता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि के लिए नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन महिलाओं की गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है तथा शरीर को गर्भाशय के लिए भी तैयार करता है। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है कि गर्भाशय के मांसपेशी को ढीला करता है ताकि डिलीवरी के समय बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नर में लैंगिक लक्षणों तथा यौन लक्षणों का नियंत्रण करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार में किस क्षेत्र में होती है? तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो होती है वो बिहार के रोहतास जिले में सबसे ज्यादा होता है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग पर, अब 30% से अधिक भाग नहरों से सिंचाई बिहार में होती है। क्लियर, नहरों से सींचा जाता है। इसमें से रोहतास पहले स्थान पर है, जहां का 86.32% भूभाग जो है वो नहर से सिंचाई के लिए जाना जाता है। इस मामले में दूसरे स्थान पर भोजपुर है, जहां नहरों से सिंचाई 73.8% होती है और तीसरे स्थान पर औरंगाबाद का स्थान आता है जो 71.1% के साथ तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? बांग्लादेश के द्वारा चक्रवात तूफान जो आया था दक्षिण पूर्व अरब सागर में, उसका नाम बिपरजॉय रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपदा या विपत्ति। पिछले महीने मई महीना में बंगाल की खाड़ी में मोचा नाम का एक चक्रवात आया था। मोचा नाम का एक चक्रवात आया था और यह चक्रवात बांग्लादेश और म्यांमार के समुद्री तट से टकराया था। इस चक्रवात को यमन में
मोचा नाम दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली वर्ल्ड मीटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्य द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड डिस्पैच ने जुलाई 1804 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया गया था, जिसे वुड ऑफ डिस्पैच यानी वुड का डिस्पैच नियम कहा जाता है, जो कि 1804 ईस्वी में लाया गया था, जुलाई महीने में। क्लियर? और इस वुड ऑफ डिस्पैच के कई योजना थे, इसमें शामिल कई उद्देश्य थे, जैसे माध्यमों तथा सुधारों पर विचार करने के साथ साथ महिला शिक्षा पर भी पहली बार राजकीय स्तर पर प्रयास की बात कही गई थी, जो कि बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वुड डिस्पैच के सभी नियम कानूनों को 1854 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। इसी नियम को शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सपेंशन कार्ड नहीं है? सबसे पहले समझिए एक्सपेंशन कार्ड क्या है। तो एक्सपेंशन कार्ड जो है यह कंप्यूटर सिस्टम की क्षमताओं और इंटरफेस को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए समायोजित करने की अनुमति देने वाला एक प्रकार का सिस्टम है। क्लियर? पीसी कार्ड क्या है, यानी पर्सनल कंप्यूटर कार्ड क्या है? तो यह लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर के लिए परिधीय इंटरफेस का एक मानक होता है। मॉडर्न क्या है? तो यह एक संचार उपकरण है जो टेलीफोन या केबल लाइनों के माध्यम से डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। वीडियो कार्ड क्या है? तो यह एक एकीकृत सर्किट है जो कंप्यूटर डिस्प्ले में पर भेजे गए वीडियो सिग्नल को उत्पन्न करता है। इसे ग्राफिक्स कार्ड कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, वीडियो कार्ड को ग्राफिक्स कार्ड भी कहा जाता है। तो पीसी कार्ड, मॉडर्न और वीडियो कार्ड, ये तीनों एक्सपेंशन कार्ड के उदाहरण होते हैं। लेकिन सम ऑप्शन नंबर ए में संपूरक धातु ऑक्साइड अर्धचालक जो है वो एक एक्सपेंशन कार्ड नहीं है। तो संपूरक धातु ऑक्साइड अर्धचालक जो है एक सामान्य माध्यमिक वोल्टेज से जुड़े अर्धचालकों की एक जोड़ी होती है, जैसे कि वे विपरीत पूरक फैशन में काम करते हैं। यह कैमरे के लेंस के माध्यम से प्रकाश की तीव्रता और रंग को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण जल प्रदूषण का सूचक माना जाता है? ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, विब्रियो कॉलरी, साल्मोनेला टाइफी और ई कोलाई कॉलीफॉर्म। ई कोलाई कॉलीफॉर्म जो होता है जीवाणु, उसके उपस्थिति मात्र से ही जल का प्रदूषण माना जाता है, यह जल प्रदूषण का सूचक माना जाता है। क्लियर? अब कॉलीफॉर्म को पैथोजेन के मुकाबले पानी की गुणवत्ता को जांचने का एक सही मानक के रूप में माना जाता है। पानी में अगर कॉलीफॉर्म यानी ई कोलाई कॉलीफॉर्म अगर पूर्णतः अनुपस्थित है, इसका मतलब जल जो है वो पीने योग्य शुद्ध जल है। कॉलीफॉर्म पूर्णतः अगर उपस्थित है तो जल को सुपर क्लोरीनेट करने की सलाह दी जाती है, इतना प्रदूषित होता है। फीका कॉलीफॉर्म, जब जल का जांच किया जाता है और ई कोलाई कॉलीफॉर्म के विरोध अगर फीकल कॉलीफॉर्म रिपोर्ट आती है जल का, तो इसका मतलब है कॉलीफॉर्म इसमें नहीं है, जिसे क्लोरीनेट करके उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल प्रविष्टि में लेन देन के 2 गुना पहलू दर्ज नहीं किए जाते हैं, इसलिए यह एक अपूर्ण और अवैज्ञानिक तर्क होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एकल प्रविष्टि क्या होता है? तो एकल प्रविष्टि वही खाता प्रणाली एक लेखा उपकरण है जिसका उपयोग किसी कंपनी के वित्त की निगरानी के लिए किया जाता है। प्रत्येक लेन देन में एक प्रविष्टि होती है और अधिकांश प्रविष्टियां या तो आने वाले या बाहर निकलने वाले नकदी प्रवाह को रिकॉर्ड करती है। एकल प्रविष्टि लेखा प्रणाली प्रत्येक लेन देन के दोहरे तत्वों को रिकॉर्ड नहीं कर सकती है, जिससे उन्हें लेखांकन डेटा बनाए रखने का एक अवैज्ञानिक और अधूरा तरीका माना जाता है तथा परीक्षण संतुलन की अनुपस्थिति के कारण गणितीय सटीकता को सत्यापित करना इससे असंभव होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया था। क्लियर? ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन को जाना जाता है, जिन्होंने 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। बाद में उनके कार्य से प्रभावित होकर 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी और डकैती विभाग की स्थापना किया था, जिसके अध्यक्ष स्लीमैन को बनाया गया था। ठगी प्रथा के लोग देवी काली की पूजा करते थे। क्लियर? और देवी काली की पूजा करके वे ठगते थे लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रिंकफ्लेशन शब्द का सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? श्रिंकफ्लेशन पहले क्या है इसको समझना। श्रिंकफ्लेशन किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की एक प्रथा है। क्लियर? आकार को कम करने की एक प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर जाता है
कि किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने का अभ्यास करना श्रिंकफ्लेशन कहलाता है। यह छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक रूप होता है। इसे व्यावसायिक और शैक्षणिक अनुसंधान में पैकेज डाउन साइजिंग के रूप में भी जाना जाता है। अब श्रिंकफ्लेशन जो होता है उसका प्रमुख कई कारण होते हैं, जिसमें 2-3 कारण जरा देख लेते हैं कि श्रिंकफ्लेशन क्यों उत्पन्न हो सकता है। तो उच्च उत्पादन लागत सामग्री या कच्चे माल, ऊर्जा, वस्तुओं और श्रम की लागत में वृद्धि से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और बाद में उत्पादकों के लाभ मार्जिन में कमी आ जाती है, जिसके कारण से श्रिंकफ्लेशन उत्पन्न होता है। दूसरा है तीव्र बाजार प्रतियोगिता, जिसके कारण से श्रिंकफ्लेशन उत्पन्न हो सकता है। तीसरा है समान खुदरा मूल्य टैग रखते हुए उत्पादों के वजन को कम करने से निर्माता के लाभ मार्जिन में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने फिनटेक और बैंक एनबीएफसी के बीच एफएलडीजी की अनुमति प्रदान की है? आरबीआई के द्वारा। क्लियर, आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी एफएलडीजी कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जो फिनटेक फर्मों और उनके भागीदारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच एक ऋण देने वाली मॉडल है, जहां डिफॉल्ट पर शुरुआत हिट फिनटेक फर्म होती है, जहां पर ऋण शुरू होता है वहीं से लिया जाता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक वित्तीय संस्थान है जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। यह बैंक से संबंधित वित्तीय सेवाओं जैसे निवेश, जोखिम और बाजार दलाली की सुविधा प्रदान करता है। एनबीएफसी को दायित्वों के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए वाले कंपनियां जनता से जमा स्वीकार करती है, लेकिन श्रेणी बी वाली कंपनियां जनता से जमा स्वीकार नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है? ऑप्शन में मृदु, लौह कोर, कुंडली, चुंबक। ग्रुपिंग में आंसर देना। तो मृदु लौह कोर जो होते हैं, मृदु लौह कोर जो होता है वो आपको विद्युत मोटर आर्मेचर का भाग होता है। केवल एक ही आपका सही है, मृदु लौह कोर। क्लियर। विद्युत मोटर का आर्मेचर बहुत अधिक फेरों वाले आयताकार कुंडली होता है, जिसे तांबे के अचालक तारों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। यह आर्मेचर चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमता है, जिसके फलस्वरूप मोटर चालित होता है। अब विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा विभक्त वलय और चौथा ब्रूस। क्लियर। यही चारों क्षेत्र होते हैं विद्युत मोटर के। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसकी खोज फैराडे ने की थी और इसका उपयोग बिजली के उपकरण में, पंप में, जल पंप में, आटा चक्की में तथा विद्युत पंखा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय शक्ति मुख्यतः क्या होता है? तो भूतापीय शक्ति जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत उसे कहा जाता है, या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत उसे कहा जाता है, या इसे ही नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है जिस ऊर्जा का नवीकरणीय किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, बायोमास, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा इत्यादि। नवीकरणीय ऊर्जा प्रदूषण रहित ऊर्जा होता है तथा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं। भारत में लगभग 1,95,000 मेगावाट गैर परंपरागत ऊर्जा की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं? तो बोध गया में, क्योंकि बोध गया में हिंदू तीर्थ स्थल भी है और बौद्ध तीर्थ स्थल भी है, जिसके कारण से सबसे ज्यादा बोध गया में तीर्थ यात्री आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कथन है, मूल्य ह्रास प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य गुप्त भंडार बनाना है। गलत बात है। मूल्य ह्रास प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य परिसंपत्तियों के बुक वैल्यू को कम करना है। गलत बात है। मूल्य ह्रास प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य परिसंपत्तियों की लागत आवंटित करना, यह मूल्य ह्रास प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य होता है। बिल्कुल ही सही है। क्लियर। अब मूल्य ह्रास एक जरा इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो किसी विशेष अवधि में अचल संपत्ति, मतलब जो चल नहीं सकता है, जैसे पूंजी के रूप में जमीन जायदाद जो होते हैं, घर, ये सभी अचल संपत्ति है। तो ये अचल संपत्ति मूल्य में आनुपातिक कमी होना, इसी को मूल्य ह्रास कहा जाता है। मूल्य ह्रास का उद्देश्य लाभ और हानि खाते में प्रभावित की जाने वाली लागत का पता लगाने के लिए, किसी परिसंपत्ति के सही मूल्य का पता लगाने के लिए, परिसंपत्तियों को बदलने के लिए, परिसंपत्तियों की बिक्री का सही लाभ या हानि का पता लगाने के लिए तथा सही कर देयता की गणना करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन में मीर हुसैन, चंद्रवंशी सहाय और मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक के द्वारा बिहार के पटना में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया गया था। इसके उपाध्यक्ष के रूप में सरफराज हुसैन खां,
पूर्णेंदु नारायण सिंह, मंत्री चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह नियुक्त हुए थे। भारत में होम रूल लीग की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में श्रीमती एडी बेसेंट के द्वारा मद्रास में तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पुणे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नस्टीन हेनरी ने गरीबी के निम्नलिखित आयामों में से किसकी पहचान की है? तो बर्नस्टीन हेनरी ने 1992 ईस्वी में गरीबी के 4 आयाम की पहचान की थी और चारों आयाम के रूप में जरा देखिएगा 4 आयाम कौन से थे। तो आजीविका रणनीतियों का अभाव पहला आयाम था, दूसरा आयाम संसाधनों की दुर्गमता, तीसरा आयाम सुरक्षा और निराशा की भावना, चौथा संसाधनों की कमी के कारण परिणाम स्वरूप दूसरों के साथ सामाजिक संबंधों को बनाए रखने और विकसित करने में असमर्थता होना। ये चारों बर्नस्टीन हेनरी ने 1992 ईस्वी में गरीबी के 4 आयाम, गरीबी के मापन के लिए 4 आयाम को तैयार किया था, जो कि आपके ऑप्शन में सभी के सभी दिया हुआ, यानी सभी आंसर उपयुक्त में से सभी होगा सही। क्लियर? गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए कई उपदेश को शामिल किया था, जिसमें 3 मुख्य उपदेश होते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाह के लिए आवश्यक धनराशि, दूसरा किसी दिए गए स्थान पर एक निश्चित समय में न्यूनतम दृढ़ता स्तर और जीवन स्तर के नीचे का जीवन, तथा तीसरा है भलाई का तुलनात्मक चरण। ये गरीबी का परिभाषित करने वाला उपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग को मिल पाता है? तो प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण में जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उसमें सबसे ज्यादा फायदा उठा लेता है गैर निर्धन वर्ग, जो निर्धन नहीं है। हालांकि वह निर्धन लोगों के लिए लागू किया गया है नीति को, लेकिन गैर निर्धन वर्ग इसका लाभ उठा लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सरकार और बैंक अधिकारियों द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें चेतना प्रशिक्षण का अभाव पाया जाता है। साथ ही भ्रष्टाचार और अन्य शक्तियां, सशक्त वर्गों का दबाव, संसाधन का दुरुपयोग आदि कारक उत्तरदायी होते हैं, जो गरीबों तक इन कार्यक्रमों का लाभ नहीं पहुंचने नहीं देते हैं। क्लियर? और इसका फायदा जो गैर निर्धन लोग होते हैं वही उठा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की सेवा को देते विराम, प्रैक्टिस में तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ये सेट प्रैक्टिस के पीडीएफ को विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ, सॉल्यूशन किया हुआ, दोनों प्रकार के पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल करवा लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। धन्यवाद।